आइए सुनते हैं उपन्यास काजर की कोठी का भाग 5वां, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो अब तक आपने जाना कि सूरज सिंह जी को और लाल सिंह जी को ये भनक लग चुकी है कि दुल्हन को अगवा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ पारसनाथ की ही चाल है, उसने ही दुल्हन को अगवा किया है। और अब तक आपने ये भी जाना कि ये लोग जान गए हैं, इन लोगों को शंका है कि दुल्हन मरी नहीं है, इसने कहीं अगवा ही किया हुआ है। और अब जो है हरनंदन जी के पिताजी जो हैं यानी सूरज सिंह जी जो हैं, जो लाल सिंह जी के दोस्त थे और अब समधी बनने जा रहे थे, जो कि अब तक अपने बेटे को गलत समझ रहे थे, अब उनको ये समझ में आ गया है कि हरनंदन क्यों बनावटी रूप रखे हुए था, क्यों बांदी की तरफ आकर्षित होने का दिखावा कर रहा था। तो बस और कहानी के जो उपन्यास है इतना इंटरेस्टिंग है, इतना ही रोमांचक है कि आप ना इसे मिस करने की सोच भी नहीं सकते। अगर आपने 1-2 लाइनें भी इसकी सुन ली, 2 लाइनें नहीं, अगर आपने 5 मिनट इसको सुन लिया तो आप इसको पूरा सुनेंगे। और ना अब जो मैंने पहले 4 भाग यहाँ पे डाले हैं, यहाँ पे जो अपलोड किए हैं, वो भी जाके सुनिए, उसी में आपको अच्छे से समझ आएगा क्यों पारसनाथ ने अपनी ही चचेरी बहन को अगवा किया है, क्यों वो अपनी चचेरी बहन की शादी अपने ही किसी करीबी से कराना चाहता है, जो कि उसकी तरह ही कोई ऐसे ही गंवारा और ऐसे ही आवारा लड़का हो। तो जानने के लिए आप कहानी के पिछले भाग भी सुनिए, और ये वाला जो भाग है, आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। पारसनाथ अपने चाचा का हाल चाल और उसकी खबर लिया करता था। उसने अपने ढंग पर कई ऐसे आदमी मुकर्रर कर रखे थे कि जो लाल सिंह की रत्ती रत्ती की खबर उसके कानों तक पहुंचाया करते। और जैसा कि प्राण प्रिय और कुपात्र और कई संगी साथी किया करते हैं, उसी तरह वे खबरी भी किया करते थे, यानी कि उनकी बातों में झूठ का हिस्सा बहुत ज्यादा हुआ करता था। रात को लाल सिंह के पास सूरज सिंह के जाने की इत्तला भी पारसनाथ को पहुंच गई थी, मगर उसमें 2 बातों का फर्क पड़ गया। एक तो उसका वापस इस बात का पता न चलना कि आने वाला कौन था या जाने वाला कौन था, या सूरज सिंह जो अपना चेहरा छिपाकर लाल सिंह तक क्यों पहुंचे थे। इस बात का गुमान भी किसी को नहीं हो सकता था कि सूरज सिंह लाल सिंह के पास आवेंगे। दूसरे, जब सूरज सिंह के साथ लाल सिंह बाहर चले गए, तब पारसनाथ को इस बात की खबर लगी। शैतानी का जाल फैलाने वाले हरदम चौकन्ने ही रहते हैं। अस्तु पारसनाथ का भी वही हाल था। खबर पाते ही वह लाल सिंह के पास मिलने चला गया, मगर कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे सुना कि लाल सिंह किसी के साथ कहीं बाहर गए हैं। थोड़ी देर बाद उनके आने का इंतजार किया। जब वे न आए तो लौट कर अपने स्थान पर चला गया, मगर उस वक्त का प्रबंध करता गया कि जब लाल सिंह लौट कर आवे तो उसे खबर मिल जाए। तरह तरह के सोच और विचार ने उसकी आंखों में नींद नहीं आने दी, और वह 3 पहर रात तक जाग कर करवट बदलता रहा। इस बीच लाल सिंह के लौट आने की भी उसे इत्तला न मिली, जिससे उसके दिल का खुटका और भी बढ़ता गया। आखिर तरद्दो और फिक्र से हाथापाई करती हुई निद्रा ने उसकी आंखों में अपना दखल जमा लिया, और वह 3-4 घंटे भर के लिए बेखबर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो दिन कुछ ज्यादा चढ़ चुका था। आंख खुलने के साथ ही वह घबरा कर उठ बैठा और धीरे धीरे ये बुदबुदाता हुआ अपनी कोठी के बाहर निकला। उफ, बड़ी देर हो गई, चाचा साहब कभी के आ गए होंगे। उसी समय उसके नौकर ने सामान पढ़कर उसे इत्तला दी कि लाल सिंह बरामदे में बैठे तंबाकू पी रहे हैं। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह लाल सिंह की तरफ रवाना हुआ, और जब उनके बरामदे में पहुंचा तो उन्हें कुर्सी पर बैठे तंबाकू पीते देखा। अदब के साथ
झुक कर सलाम करने लगा। हाँ, क्या दिखावा है। लाल सिंह की कुर्सी के पास ही एक छोटी सी चौकी बिछी हुई थी, जिस पर इशारा पाकर पारसनाथ बैठ गया और ये बातचीत होने लगी। लाल सिंह, रात को तुम कहाँ चले गए थे जब हमने तुमको बुलाया? तब तुम घर में नहीं थे। पारस ताज्जुब में, जी मैं तो रात को ही घर में था। किस समय आपने याद किया था? लाल सिंह, उस समय मैं अपने तरद्दुत में डूबा हुआ था, इसलिए ठीक ठीक नहीं कह सकता कि कितनी रात हो गई होगी। पारस, ठीक है, तो बहुत रात ना गई होगी, क्योंकि जब मैं लौट कर घर आया था तब पहर भर से ज्यादा रात हो गई थी। लाल सिंह, शायद ऐसा ही हो। पारस, मैं रात को आपके पास आया भी था, मगर सुना कि आप किसी अनजान आदमी के साथ बाहर गए हैं। लाल सिंह, उस समय तुम क्यों आए थे? पारस, दो एक नई खबरें जो कल मुझे मिली थी वही आपको सुनाने के लिए आया था। मैंने सोचा था कि अगर जागते हो तो इसी समय दिल का बोझ हल्का कर लूं। लाल सिंह, अच्छा, वह कौन सी खबर थी? पारस, उस खबर का असल मतलब यही था कि आज रात हरनंदन का बादी के यहाँ बैठे आपको दिखा सकूंगा। हाँ। लाल सिंह, बात तो ठीक है, मगर मैं सोचता हूँ कि हरनंदन को बांदी के यहाँ देखने से मेरा क्या मतलब निकलेगा? पारस कुछ उदास होकर, भला मेरे कहने का आपको विश्वास तो हो जाएगा। और मैंने जो आपकी आशा से आज्ञा से बहुत कोशिश करके और कई आदमियों को बहुत कुछ देने का वादा करके इस काम का बंदोबस्त किया है, वह पूरा हो जाएगा चेचा जी। लाल सिंह, हाँ, कर लेने देने लेने की कोई बात तो है नहीं। उन लोगों को जिनसे तुमने वादा किया है, जो कुछ कहोगे यदि उचित होगा तो दे दिया जाएगा भाई। और जब हम लोग उनसे काम ही न लेंगे या नंदन को उसको मतलब बादी के घर पर देखने ही न जाएंगे तो उन्हें कुछ देने की भी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? पारस, आपको अख्तियार है उसे देखने जाने का, मगर आपको जाना है तो, नहीं जाना है तो चलो कोई बात नहीं। तो अपना काम ही कर चुके हैं हम तो, और जब उन्हें कुछ देना पड़ेगा ही तो जरा से तकलीफ करने में ही हच क्या है। और कुछ नहीं तो मुझे आपके आगे सच्चे बनने का तो हक है ना चाचा जी। लाल सिंह, हाँ, केवल हरनंदन का लड़की के यहाँ दिखाकर हरनंदन को तुम सच्चे नहीं बन सकते। तुमने हमने सरला के जिंदा रहने का विश्वास दिलाया है। पारस, ठीक है, मगर मैंने साथ ही इसके ये भी तो कहा था कि अगर सरला मारी गई हो तो या जीती हो तो, मगर उसके साथ बुराई करने वाला हरनंदन ही है चाचा जी। मैं सरला को भी खोज निकालना का बंदोबस्त कर रहा हूँ, मगर उसके पहले हरनंदन की बचलनी दिखा तो दूं आपको, ताकि आपको मेरी सच्चाई पर भरोसा हो जाए। लाल सिंह, हाँ, सो हो सकता है, मगर मेरा कहना यह है कि जब तक सरला का ठीक पता नहीं लग जाता तब तक मैं हरनंदन का बचलनी वाला रूप भी नहीं देख सकता। चलो देख ही लूंगा, बिना सबूत के किसी तरह का शक भी तो उस पर नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसका एक दोस्त ऐसा आदमी है जिसकी महाराज के यहाँ बड़ी इज्जत है, उसका ख्याल भी तो करना चाहिए। हाँ, अगर सरला का पता लगता तो कुछ कहो, देने या खर्च करने के लिए मैं तैयार हूँ। पारस, जी, सरला का पता भी शीघ्र ही लग जाएगा चाचा जी। अभी कल ही उन लोगों ने मुझे सरला के जीते रहने का विश्वास दिलाया है, जिन लोगों ने आज हरनंदन को वहां देखा है ना, उसके बांदी के यहाँ। यदि उसका महिला उद्योग व्यर्थ कर दिया जाएगा ना तो आगे किसी काम में उनका जीना लगेगा, और ना फिर वे मेरे नाम का कोई उद्योग ही करेगा, बल्कि ताज्जुब नहीं कि मेरी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाए। लाल सिंह, ठीक है, रुपया ऐसी ही चीज है भाई, रुपए के वास्ते लोग सभी कुछ कर गुजरते हैं, भले बुरे पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिस तरह मतलब मेरा मतलब है वो लोग रुपए के लिए तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं,
उसी तरह तुम भी तो अपना रुपया बचाने के लिए बेइज्जती सह सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ दिन टाल मटोल करो। और इस बहन का मतलब ये नहीं कि मतलब कि मैं रुपए खर्च करने से भागता हूँ या रुपए को सरला से बढ़कर प्यार करता हूँ, मगर हाँ, व्यर्थ रुपए खर्च करना भी बुरा समझता हूँ। यूँ तो तुम जो कुछ कहोगे उन लोगों के लिए मैं दे दूंगा, मगर घड़ी घड़ी मेरे दिल में ही यही बात पैदा होती है कि लड़की के यहाँ हरनंदन को देख लेने से ही मेरा क्या मतलब निकलेगा भाई। मान लिया जाए कि उसकी बचलनी का सबूत मिल जाएगा, तो मैं बिना कष्ट उठाए और बिना रुपए बर्बाद किए ही अगर ये मान लूं कि हरनंदन बच्चलन है, तो इससे नुकसान ही क्या भाई, बल्कि फायदा ही तो है। इसके अतिरिक्त मैं एक और भी बात सोचता हूँ, वह ये कि यदि मैंने लड़की के मकान पर जाकर हरनंदन को देख लिया और उसने मुझे अपना सामने देखकर किसी तरह की परवाह ना की या दो एक शब्द बेअदबी के बोल बैठा, तो मुझे कितना रंज होगा। अपने चाचा लाल सिंह की दो रगी और चलती फिरती बातें सुनकर पारसनाथ कुछ नाउम्मीद और उदास हो गया। उसके दिल में तरह तरह के खुटके पैदा होने लगे। लाल सिंह की बातों से उसकी दिली भेद का कुछ पता नहीं चलता और ना रुपए मिलने की ही पूरी पूरी उम्मीद हो सकती थी। अस्तु आज बादी को क्या देंगे, इस विचार ने उसे और भी दुखी किया। तथापि बलवती आशा ने उसका पीछा न छोड़ा और वह जल्दी के साथ कुछ विचार करके बोला, आप तो हरनंदन को बड़ा नेक और सज्जन समझते थे, तो क्या उससे इस बेअदबी होने की आशा करते हैं? लाल सिंह, जब तुम हमारे विचार को रद्द करके कहते हो कि वह नालायक और अय्याश है तथा इस बात का सबूत देने के लिए भी तैयार हो, तो अगर मैं तुम्हें सच्चा मानूंगा तो जरूर दिल से ये बात पैदा होगी ही कि अगर वह मेरे साथ बेअदबी का बर्ताव करे तो ताज्जुब है ही नहीं। पारसनाथ, खैर आप बड़े हैं, आपसे बहस करना उचित नहीं समझता। जो कुछ आप आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा, मुझे क्या है। लाल सिंह, अच्छा इस समय तुम जाओ, मैं स्नान पूजा तथा भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर इस विषय पर थोड़ा विचार करूंगा, फिर जो कुछ निश्चय होगा तुम्हें बुलवा कर कह दूंगा।